नमस्कार, मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम लोग ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधे अपने उस टॉपिक पे चलते हैं जो आज का सेशन होने वाला है, और टॉपिक है चिंतन, थिंकिंग। चिंतन क्या है? चिंतन दरअसल हर व्यक्ति की एक मानसिक क्रिया होती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चिंतन करता है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष भी माना जाता है कि अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, व्यक्ति का मानसिक विकास है, तो उसमें चिंतन पक्ष अवश्य होगा। आज हम उसी चिंतन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये चिंतन जो ज्ञानात्मक पक्ष माना जाता है, मानसिक क्रिया मानी जा रही है, क्या उसका विकास किया जा सकता है या क्या चिंतन पक्ष को हम किसी और रूप में देख सकते हैं? तो फटाफट हम चलते हैं इस क्लास में, और क्लास में अंत तक रहिए, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चिंतन, थिंकिंग। थिंकिंग एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कॉग्निटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं ना, कॉग्निटिव थिंकिंग, ठीक, यानी ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कॉग्निटिव चिंतन भी कहते हैं इसको, संज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं, ज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस भी कहते हैं। इसे मानसिक पक्ष के रूप में भी देखा जाता है। मानसिक पक्ष के रूप में भी देखा जाता है, ठीक। ये चिंतन मानसिक पक्ष के रूप में भी देखा जाता है, ठीक। अगर हम किसी विचारक की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम बात रस देखी जाती है। रस यानी चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा? ये रॉस महोदय ने कहा कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, वो भी किसका? ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक। यानी मानसिक प्रक्रिया है, ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक। दूसरी बात हम वुडवर्थ की कर लें। वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं? वुडवर्थ का मानना है कि चिंतन कठिनाई दूर करने का मार्ग है। यानी चिंतन कठिनाई दूर करने का मार्ग है। कॉल्सनिक क्या कहते हैं? कॉल्सनिक यानी कॉल्सनिक के अनुसार चिंतन संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं का पुनर्गठन होता है। चिंतन संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं का पुनर्गठन
गठन होता है। ठीक, यानी चिंतन संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं का क्या है, पुनर्गठन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगली परिभाषा डेवी की है। चिंतन, जॉन डेवी क्या कहते हैं, देखिए डेवी के अनुसार चिंतन विचारों की एक क्रियाशील प्रक्रिया है। चिंतन विचारों की एक क्रियाशील प्रक्रिया है, क्रियाशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विश्वास या अनुभव, किसी विश्वास या अनुभव को परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। विश्वास या अनुभव को परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अगली परिभाषा हाइजेनिक क्या देख लीजिए। हाइजेनिक के अनुसार, हाइजेनिक क्या कहते हैं, यानी चिंतन काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। चिंतन काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। ठीक, अब देख लीजिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं रही, ठीक, जिसमें हाइजेनिक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। चिंतन काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। जॉन डेवी की परिभाषा है, चिंतन विचारों का एक क्रियाशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विश्वास या अनुभव को परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा काल्पनिक महोदय का भी है, चिंतन संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं का पुनर्गठन होता है। बुडवर्थ कहते हैं चिंतन कठिनाई दूर करने का एक मार्ग होता है, और रॉस कहते हैं चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो परिभाषा रही, यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपके लिए जरूरी है। अक्सर एग्जाम वगैरह में परिभाषाएं इस तरह से मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें चिंतन का विश्लेषण। चिंतन का विश्लेषण अगर देखा जाए, कैसा विश्लेषण है इसका, यानी किस आधार पर हम चिंतन को विश्लेषित करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, समस्या होता है, समस्या की उपस्थिति होती है, यानी समस्या की उपस्थिति सबसे मस्ट होता है, उद्देश्य परक होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अनुमान होता है। भाई समस्या की उपस्थिति होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक अनुमान लगाएंगे। ठीक, फिर समस्या समाधान है। समस्या समाधान है, यानी अनुमान के बाद हम समस्या समाधान पे जाते हैं। फिर किसी ना किसी निर्णय की हम बात करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं। और पांचवा है परिणाम की सार्थकता का पता लगाना, कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वह कैसा है, सही है या गलत है। समस्या की उपस्थिति सबसे फर्स्ट है। हमारे पास जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक हम चिंतन नहीं करते हैं, तो समस्या ही चिंतन को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति के पास क्या होता है, समस्या होती है। दूसरा क्या होता है, अनुमान, यानी जब समस्या उपस्थित होती है तो समस्या के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है, अनुमान लगाता है। ठीक है, और फिर उसी अनुमान के आधार पर फिर वो क्या करता है, समस्या समाधान खोजने की बात करता है कि हम समस्या समाधान खोज ले रहे हैं,
फिर एक डिसीजन ले लेता है कि हाँ इसी प्रक्रिया के तहत हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, और लास्ट में है कि जो हमने समाधान निकाला है, जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है, उस परिणाम की सार्थकता का पता लगाया जाए। ठीक, तो इस तरह से ये इसका एक विश्लेषण के रूप में हम इसको कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लें चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार तो कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, खासा इंपॉर्टेंट है। चिंतन कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरे को प्रत्यात्मक चिंतन, तीसरे को कल्पनात्मक चिंतन, और चौथे को तार्किक चिंतन। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं हमारे: प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग। प्रत्यात्मक यानी इसको हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक थिंकिंग कहते हैं। कल्पनात्मक यानी इमेजिनेटिव थिंकिंग कहते हैं, और तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया आपका चिंतन 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर, प्रत्यक्ष समस्या को देखकर अगर हम चिंतन मनन करना शुरू कर दें, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कोई समस्या उपस्थित हो जाए, ठीक है, किसी कुर्सी, मेज, टेबल, कोई वस्तु, गाड़ी, घोड़ा, जो कुछ भी हम देख लें, और उसके संदर्भ में यदि हम चिंतन करना शुरू कर दें, सोचना विचारना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या कहलाता है? इसी को हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। दूसरा आता है प्रत्यात्मक चिंतन, सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी संकेत चिंतन भी कहते हैं। हम किसी संकेत के आधार पर, किसी सिंबल के आधार पर, किसी चिन्ह के आधार पर यदि हम में किसी भी प्रकार से कोई चिंतन उत्पन्न हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। भाई हम कहीं जा रहे होते हैं और कोई चिन्ह हमें मिल गया, कोई चिन्ह, संकेत दिखाई दे दिया, जैसे फाटक बंद है, लाइट जल रही, ग्रीन जल रही, येलो जल रही, रेड जल रही, इसके आधार पर हम चिंतन करना शुरू कर देंगे। अब येलो लाइट है, अब येलो जो लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या है? हमें अलर्ट होना है। रेड जल रही है, भैया रुकना है। ग्रीन जल रही है, हमें चलना है। ये क्या है? एक प्रत्यात्मक चिंतन है। ठीक है, पुल कहीं सकरा होता है तो उसको एक सरकार ने वहां एक सिंबल बना देता है, एक चिन्ह बना देगा कि पुल सकरा है। फाटक है तो फाटक के लिए भी प्राय जो है वो क्या करते हैं? वो सब ये चिन्ह बना देते हैं कि इसका मतलब है प्रत्यात्मक चिंतन है। प्रत्येक कोई आ गया, उस प्रत्येक के आधार पर हमको चिंतन करना होगा। स्ट्रम्बलिंग, कहीं ब्रेकर बना हुआ है तो प्राय उसके लिए जो चिन्ह दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा प्रत्यात्मक चिंतन है। ठीक है, तीसरी बात हम कर लें कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव थिंकिंग। कल्पनात्मक चिंतन यानी कल्पना के आधार पर यदि हम चिंतन मनन करना शुरू कर दें, तो ये हमारा कल्पनात्मक चिंतन। कल्पना के आधार पर यानी हम कल्पना करें कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, ये हमारा क्या है? ये कल्पनात्मक चिंतन। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र लिखा होता है अक्षर, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, ये भी हमारा एक कल्पनात्मक चिंतन है।
भाई लिखा है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, दुर्घटना से देर भली, स्पीड कम चलाएं, घर वाले वेट कर रहे हो। ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये कल्पनात्मक चिंतन है। मीन्स जैसे ही ये कोटेशन हमें लिखा हुआ मिल जाता है, हम तुरंत जो है अपने आप को सतर्क कर लेते हैं कि हमें स्लो गति में चलानी है, सुरक्षित होकर चलानी है। वो हमारा क्या है, वो हमारा कल्पनात्मक चिंतन है। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, भैया दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। केवल लिखा है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, लेकिन हमने एक कल्पना करने के लिए वो मजबूर कर दिया और हम कल्पना करने लगे कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, सतर्क होकर हम चलाएं। लास्ट आता है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। यानी लॉजिकल थिंकिंग को सबसे उच्च चिंतन माना जाता है। किसी व्यक्ति के पास यदि सबसे उच्च चिंतन की क्षमता है या किसी व्यक्ति के पास तार्किक चिंतन है, तर्क वितर्क के आधार पर यदि वो चिंतन करता है, इसका मतलब है कि चिंतन का सबसे उच्च क्षमता उस व्यक्ति में देखा जाता है। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मिलता है अक्सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये लॉजिकल थिंकिंग। हम किसी फ्रेंड्स को किसी कार्य के बदले थैंक्स बोल दें, ये उसका एक लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चिंतन का एक प्रकार था। ठीक, अब देखिए दरअसल गैरेट साहब क्या कहते हैं, गैरेट का एक कथन याद आ गया। गैरेट कहते हैं कि चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है ना। चिंतन क्या है, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है। क्या है, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसे सामान्य रूप से, जिन्हें सामान्य रूप में प्रतीकों द्वारा देखा जाता है, जिन्हें सामान्य रूप में प्रतीकों द्वारा देखा जाता है या समझा जाता है। ठीक, ये किसका कथन है, ये गैरेट का कथन। ठीक, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम कुछ और ऐसे मनोवैज्ञानिक की बात करें जिसमें जिम्बार्डो व रुक आते हैं। कौन सा आते हैं, जिम्बार्डो व रुक मनोवैज्ञानिक है। इनका मानना है कि जो चिंतन है वह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी चिंतन को कितने प्रकार से इन्होंने बांटा है, दो प्रकार से बांटा है। पहले को क्या कहते हैं, ये स्वली चिंतन कहते हैं। कौन सा चिंतन है ये, स्वली चिंतन। पहले को स्वली चिंतन कहा जाता है, दूसरे को यथार्थवादी चिंतन कहा जाता है, यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, एक स्वली चिंतन है और एक यथार्थ। स्वली चिंतन यानी एक अवस्थी थिंकिंग है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अवस्थी थिंकिंग। और ये क्या है आपका, रियलिज्म थिंकिंग। ठीक, रियलिज्म थिंकिंग यानी एक स्वली चिंतन है और एक यथार्थवादी चिंतन है। स्वली चिंतन क्या होता है, यानी काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की जो अभिव्यक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वली चिंतन। यानी काल्पनिक विचारों की उत्पत्ति, विचारों की, जो काल्पनिक विचारों की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वली चिंतन कहते हैं। ये काल्पनिक जो विचार होते हैं, जैसे स्वप्न देखना, स्वप्न चित्र देखना, इसमें क्या होता है, हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते, समस्या का समाधान नहीं होता है स्वली चिंतन में। नहीं, स्वली चिंतन में समस्या का क्या होता है, समाधान नहीं होता है, बल्कि ये स्वप्न के आधार पर, यानी स्वप्न के आधार पर हम विचार उत्पन्न करते हैं। कोई स्वप्न देख लिया हो हम, चाहे वो डे ड्रीम्स हो, चाहे वो नाइट ड्रीम्स हो,
किसी तरह का हमने स्वप्न देख लिया, उसके आधार पर जो विचार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वलीन चिंतन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें कंफर्म हो गई। देखिए, यथार्थवादी चिंतन तो समझ रहे हैं। यथार्थवादी चिंतन यानी प्रेजेंट आधार पर, यथार्थ वास्तविकता के आधार पर अगर व्यक्ति में कोई चिंतन उत्पन्न होता है तो वह उसका क्या कहलाता है, यथार्थवादी चिंतन। वास्तविकता के आधार पर, यानी जब व्यक्ति वास्तविकता के आधार पर चिंतन या तर्कड़ा करना शुरू कर दे तो वह उसका यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। जब वास्तविकता के आधार पर तर्कड़ा या चिंतन करना शुरू कर दे तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। जैसे कहीं हम जा रहे होते हैं और हमारी गाड़ी अचानक बिगड़ जाए, मोटरसाइकिल अचानक बिगड़ जाए, बंद हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसका क्या बोलते हैं, प्लग निकालकर साफ करना शुरू कर देते हैं, तो तेल चेक करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यथार्थवादी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये यथार्थवादी चिंतन। अब देखिए, दरअसल ये जो यथार्थवादी चिंतन है ये भी मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। यथार्थवादी चिंतन की अगर हम बात करें तो ये भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को अभिसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन। दूसरे को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन, ठीक है। और तीसरे को क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक, ये 3 प्रकार का चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट है, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो चीजें स्पष्ट हो गई। हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो अभिसारी और अपसारी में होता है। हम ये नहीं समझ पाते कि अभिसारी चिंतन क्या है या अपसारी चिंतन क्या है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग है और अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो अभिसारी जानने से पहले हम अपसारी को जानेंगे, आसान हो जाएगा। जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी डाइवर्ट करना, रूट डाइवर्ट करना। समझ में आ गया, यानी किसी नियम सिद्धांत से हट के जब हम सोचना शुरू करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी जब हम अपसारी चिंतन में होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इसमें समस्या के समाधान के अनेक विकल्पों पर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। यानी अनेक विकल्प हमारे सामने होते हैं और उन अनेक विकल्पों पर हम क्या करते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी यह सृजनशीलता के अंतर्गत देखा जाता है, यानी सृजनात्मक होता है। भाई सृजनात्मक चिंतन कहते हैं इसको, सृजनात्मक चिंतन जिसमें नयापन हो, कुछ नया करने की क्षमता हो उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। ये सृजनात्मक चिंतन एक प्रकार से युक्त चिंतन कहलाता है। कौन सा चिंतन कहलाता है, युक्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, युक्त चिंतन। ठीक, अब जैसे ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग, ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग, कोई जरूरी नहीं कि हमें एक ही मार्ग से जाके ईश्वर की प्राप्ति करना है, ऐसा नहीं। हमारे पास अनेकों रास्ता है ईश्वर प्राप्ति की। ये हमारे क्या है, ये हमारा एक अपसारी चिंतन कहलाता है, या इसी को हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, यानी ये एक प्रकार से विश्लेषणात्मक होता है। माफी जाएंगे, क्या होता है, ये विश्लेषणात्मक होता है। विश्लेषणात्मक, जहां पर हम विश्लेषण कर सके किसी चीजों का, ठीक, वह उसका अपसारी चिंतन कहलाता है। बात अभिसारी चिंतन का है। अभिसारी चिंतन यानी एक प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, यानी निगमनात्मक चिंतन। निगमन, किसी नियम पर चलकर
हम चिंतन करें। भैया किसी ने कोई नियम सिद्धांत दे दिया हो और उसी नियम सिद्धांत पर चलकर अगर हम किसी प्रकार से सोचना विचारना शुरू कर दें तो ये हमारा क्या कहलाता है? निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें ये क्षमता नहीं होती कि हम उससे हट के कुछ सोचें, जबकि अब सारी चिंतन में ये क्षमता है कि हम बिल्कुल नियम से हट के कुछ सोचें। लेकिन अब सारी चिंतन में हम नियम पर चलते हैं, लकीर का फकीर होते हैं। जो नियम सिद्धांत बना दिया गया उसी नियम सिद्धांत पर हम चलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संश्लेषणात्मक कहते हैं, संश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, ये संश्लेषणात्मक चिंतन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट बच रहा है आपका आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन यानी आलोचना के आधार पर है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचना के आधार पर यानी किसी घटना या तथ्य का सच्चाई स्वीकार करना, वो भी गुण व दोष के आधार पर। यानी गुण व दोष के आधार पर हम क्या करते हैं? उसका वास्तविकता का पता लगाते हैं। ठीक है, वास्तविकता का पता लगाना, वो भी कैसे? गुण व दोष के आधार पर। ये क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के गुण दोष के आधार पर उस व्यक्ति की सच्चाई का पता लगाता है तो वो आलोचना। आलोचना जब भी हम किसी व्यक्ति का करते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई के आधार पर करते हैं। ठीक है, वह हमारा क्या कहलाता है? आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, गुण दोष के आधार पर। ठीक है, वो हमारा आलोचनात्मक चिंतन के रूप में देखा जाता है। बस इसमें थोड़ा सा और बचाएगा। ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, देखिए चिंतन की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो इसके कुछ अंग होते हैं। चिंतन के अंग, चिंतन के अंग की बात कर लें हम तो सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण की बात कर लें। ये पहला अंग है इसका। क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा वस्तु है, विचार है, चिन्ह है। दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रत्यक्षीकरण है, वस्तु है, चिन्ह है, विचार है और क्या है? पांचवा है भाषा। ठीक, ये क्या है हमारे? ये चिंतन के अंग है। प्रत्यक्षीकरण, हम में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता है। किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ सकें, किसी चीज को अच्छी तरीके से देख सकें, जान सकें उसके बारे में, प्रत्यक्षीकरण है। वस्तु, वस्तु की स्थिति, विचार, उस वस्तु के संदर्भ में, उस घटना के संदर्भ में विचार होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, चिन्ह को आप समझ सकें और आपके पास वो भाषा होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं? ये एक चिंतन, थिंकिंग के पार्ट हैं, अंग। ठीक है, अब देखिए कुछ खास चीजों के बारे में हम बात कर लें आपसे। ठीक है, खास चीजों के बारे में चलते चलते बात क्या कर लें? जैसे अगर हम बात करें, ये जो चिंतन प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया यानी चिंतनशील जो सोच है। ठीक है, अगर हम चिंतनशील सोच की बात कर लें तो चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? चर्चा किसने की थी भाई? फटाक से उत्तर दीजिए। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की? कुछ उत्तर दीजिए। चलिए, जॉन डीवी ने चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? जॉन डीवी ने की। ठीक है, दूसरा अन्वेषण उपागम के खोजकर्ता कौन है? अन्वेषण उपागम के खोजकर्ता कौन है? फटाफट बताइए, अन्वेषण उपागम के खोजकर्ता कौन है? अन्वेषण उपागम यानी आर्मस्ट्रांग कौन है? अन्वेषण उपागम के खोजकर्ता कौन है? आर्मस्ट्रांग है। देखिए, आनुभविक अधिगम, आनुभविक अधिगम किसकी है भाई? अनुभविक अधिगम रोजर्स की। ठीक, कार्ल रोजर्स नाम है इनका। इनका है अनुभविक अधिगम। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? देखिए, आउट ऑफ द
बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? फटाफट उत्तर दीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? यानी किसी नियम, किसी बक्से, किसी सिद्धांत से हट के जब हम बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। ये आपका किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से संबंधित है, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक, इसके अलावा एक और सिद्धांत आपको मिलता है, ये सिद्धांत है समस्या समाधान। समस्या समाधान प्रतिमान के विकासकर्ता कौन? ठीक है, समस्या समाधान प्रतिमान के विकासकर्ता कौन है? इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए। समस्या समाधान प्रतिमान के विकासकर्ता का क्या नाम है? ठीक है, और एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, निर्मितवाद किसका है? ये दो उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, निर्मितवाद और आपका समस्या समाधान प्रतिमान। ये दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप दीजिए समस्या समाधान प्रतिमान के विकासकर्ता कौन है और निर्मितवाद किसका सिद्धांत है, या निर्मितवाद की विचारधारा को कौन स्वीकार करता है। इसको आप जरूर से जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और आज यही तक, फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।